सुप्रभात छात्रों, 9वीं क्लास के बच्चों का आज फिर से एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम कल कर रहे थे आपकी सामाजिक अध्ययन के पाठ भूगोल का लेसन नंबर 6, जो कि आपका भूगोल का अंतिम चैप्टर है और इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं आज हम। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस सेकंड चैप्टर के कुछ अभ्यास के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। देखिएगा, तो जनसंख्या से संबंधित जो शेष क्वेश्चन आप इस चैप्टर के रहते थे कल मैंने किए थे उनके बारे में चर्चा। नंबर 1, सबसे पहले हम करते हैं बात 1 मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी। 1 मार्च 2001 तक भारत की जनसंख्या 102 करोड़ 80 लाख थी या 102.80 करोड़ थी। और इसी प्रश्न के साथ आपका 2011 में जनसंख्या थी वो 121 करोड़ पॉइंट 121.1 करोड़ यानी 121 करोड़ 1 लाख थी। लेकिन जो यदि हम वर्तमान में बात करें तो इसकी लगभग 136 करोड़ के आसपास भारत की आज के दिन जनसंख्या मानी जाती है। और वो हमारी जनसंख्या, आपको पता है कि हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। हमारी 1 के बाद 11 में थी, 11 के बाद अभी हमारी 21 में होनी थी, जो कोरोना वायरस के आने के कारण हमारी प्रभावित हो रही है। और अभी जनगणना प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। जब भी कार्य शुरू होगा तो इसकी गणना आगे होगी। लेकिन एस्टिमेट यही है कि 136 करोड़ के लगभग हमारे देश की जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 1 हो गया आपका। 2 है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। वृद्धि दर क्या कहते हैं कि जो प्राकृतिक वृद्धि दर वो होती है मनुष्य में जो ऑटोमेटिकली अपना प्राकृतिक रूप से लोग मरते हैं और जन्म लेते हैं, उसके बीच के अंतर को। यदि कृत्रिम रूप से या कोई बीमारी के कारण या कोई एक्सीडेंट के कारण जो आदमी मरते हैं, हम उसको प्राकृतिक में नहीं लेते। तो यहाँ 2 बातें दी हैं। एक तो दिया जन्म दर, दूसरे मृत्यु दर का अंतर को, जो भी इसका डिफरेंस है मृत्यु और जन्म दर, उसको लिखा है प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। कि वो ऑटोमेटिकली से बढ़ती है ना, कुदरत के हिसाब से बढ़ती है। कुदरत के हिसाब से वो जो घाटा नफा नुकसान होता है। यदि हमको युद्ध छिड़ जाए तो जन्म कम होंगे, मृत्यु ज्यादा हो जाएगी, तो मृत्यु वृद्धि दर नहीं होगी। लेकिन यदि नेचुरल सिस्टम चलता है और जो जन्म लेते हैं और नेचुरल तरीके से जो मरते हैं, उनका जो अंतर डिफरेंस आता है उसको हम प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। तीसरा, लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहलाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि आपको प्रवास होता क्या है। प्रवास का मतलब होता है जैसे कि एक आदमी गांव को छोड़ करके शहर में आ गया तो गांव से वो प्रवास कर गया, वो शहर में चला गया। शहर के लिए वो आगमन कहलाएगा और गांव में वो प्रवास कहलाएगा। एक क्षेत्र को छोड़ जाना ही प्रवास कहलाता है। उस क्षेत्र के लिए वो 11 का मैंने बताया दिया। अगला है, व्यक्ति पर किलोमीटर जो भारत की जनसंख्या घनत्व है वो हमारा 382 है 2011 में। यदि हम 2011 के आंकड़े लें और वे कहा जाए कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, वो है 382 व्यक्ति, यानी 1 किलोमीटर एरिया है। प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, वो 382 लोगों के हिस्से में आता है। जबकि ये 2011 में 324 था। जो 324 था 2001 में 324 था और हमारा 2011 में 382 है। अगला 2011 में भारत में लिंग अनुपात 940 था, जबकि 2001 में 933 था। यानी अच्छा हो गया। जो लड़कियां 2001 की बजाय 2011 में जो 933 था, हमारा बढ़ के 940 पर पहुंच गया था। ये यहाँ एक बात देखेंगे, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं। जैसे यहाँ 940, इसका मतलब है यदि भारत में 1000 पुरुष हैं तो 940 महिलाएं हैं। यहाँ 2001 का जो आंकड़ा 933 है, इसका मतलब है 2001 में 1000 पुरुषों के पीछे 933 स्त्रियां थी। जो बाकी के रह गए हैं 67, उनके पीछे कोई महिलाएं नहीं है। यानी इतनी कम महिलाएं थी जिसमें कि जो लिंग अनुपात में कुछ सुधार हुआ था हमारा।
अभी 21 के आंकड़े हमारे पास मौजूद नहीं है, यदि हम उनके अनुसार बताएं तो आपको। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है 2011 में साक्षरता दर वो 74.04 थी। जो पढ़े लिखे थे, आज के आंकड़े हम बात करें 2011 की है तो आज इससे आंकड़े आपको बढ़कर मिलेंगे जो हमारे पास अभी तक उपलब्ध नहीं है। इस साल हमें आने की संभावना थी लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गया काम आपका। तो आगे आपका प्रश्न बनता है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। भाई जनसंख्या को प्रभावित करने वाले वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले बात करें पर्वतीय भाग की। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जनसंख्या कम होती है क्योंकि वहां का जीवन बड़ा कठोर होता है। लोगों के लिए खेती करना संभव होता है, आजीविका के साधन कम होते हैं, लोगों की खेती नहीं हो पाती, पानी नहीं ठहर पाता, पेड़ पौधे होते हैं वो जंगल ज्यादा होते हैं, उनको सफाई करके खेती करना बड़ा कठिन काम है। जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। इसके द्वारा जो कटे फटे छटे पथरीले भूभाग हैं, जैसे हमारा दक्षिण का पठार है, प्रायद्वीप पठार है, उस पठार में जमीन है वो पथरीली है और उसमें उपजाऊपन कम होने के कारण भी वहां की जनसंख्या कम होती है। और वहां की जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या तो वहीं होगी जहाँ पर रोजगार है या जहां पर कोई काम धंधा है या जहां पर भूमि है बहुत बढ़िया अच्छी है, मृदा अच्छी है, वहां का पानी के साधन है, वहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी, लेकिन जहां पर ये वो कम होगी। इसके बाद दूसरा कहता है कि मध्यम व कम वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि राजस्थान है, वहां पर बहुत कम वर्षा होती है जिसके कारण भूमि होते हुए भी वहां पर पैदावार नहीं है और आजीविका नहीं है, मजदूर को काम नहीं है, कोई फैक्ट्री उद्योग धंधे पानी की वजह से नहीं है, तो वहां भी आपको जनसंख्या कम मिलेगी। इसके अलावा जो कम उपजाऊ, जहां भूमि कम उपजाऊ है वहां भी जनसंख्या कम मिलेगी। उत्तरी मैदान के क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जनसंख्या की पॉपुलेशन जनसंख्या राजस्थान की अपेक्षा ज्यादा है क्योंकि इसका कारण यह है कि यहाँ पर जो भूमि है वो बड़ी उपजाऊ है और यहाँ लोगों को आजीविका के नए नए साधन मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ यदि आपको कहूँ कि फरीदाबाद में और गुड़गांव में जनसंख्या ज्यादा है जबकि हमारे ये इस एरिया में जनसंख्या कम है, तो इसका कारण ये है कि गुड़गांव में जो कार्य क्षेत्र है, लोगों के लिए रोजगार के साधन वो ज्यादा है, उन्हें आजीविका कमाने का अवसर मिलता है। जहां भी अवसर मिलेगा काम करने के साधनों को वही पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां कम होगा वो कम मिलेगी। तो स्टूडेंट्स कोई इसमें लंबी छोटी बात नहीं, आप कितने भी भाग कितने भी प्रश्न लिख सकते हैं इसमें। जहाँ की भूमि ठीक ठाक होगी, अच्छी उपजाऊ होगी, वहां ज्यादा जनसंख्या होगी, क्योंकि हम यही तो बताना कि जनसंख्या प्रभावित कौन से कारक करते हैं। यदि वहां की जलवायु भी ठीक होगी तो वहां के लोग, जैसे बम्बई में ज्यादा लोग क्यों रहना पसंद करते हैं क्योंकि वह जलवायु बढ़िया है, समुद्र के किनारे हैं, उद्योग धंधे ज्यादा हैं, पॉपुलेशन है, उनका जनसंख्या है और जनसंख्या को अधिक काम मिल जाते हैं, श्रमिकों को काम मिल जाते हैं हर प्रकार का, तो इसलिए वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होने की कारण है। लेकिन कहीं पर कम है, उसका कारण ये होता है कि वहां पर यदि साधन नहीं है तो वहां पर कम मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी मैदान व केरल में जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों है? आज इसी बात पर हमारी अभी तक चर्चा हुई इस प्रश्न में कि उत्तरी मैदान में जाते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इन प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ भूमि है और उपजाऊ भूमि होने के कारण वहां श्रमिकों को अनेक काम मिलते हैं, इसीलिए बिहार से लोग भी यहाँ पर काम धंधा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पॉपुलेशन बीमारी यहाँ अधिक है क्योंकि उन लोगों को रहने के लिए दूसरे प्रवास के लोग भी वहां ज्यादा आकर के रहने लग जाते हैं, इसलिए वहां घनत्व जनसंख्या घनत्व अधिक मिलता है। इसी प्रकार केरल है, उत्तरी मैदान की तरह केरल में भी बड़ी उपजाऊ भूमि है, समुद्र के नजदीक है, ये पश्चिमी घाट के साथ लगता है एरिया होने के कारण यहाँ पर वह सर्दियों में शीतकाल में भी वर्षा हो जाती है और अच्छी जनसंख्या है वहां की। और पढ़े लिखे केरल के बारे में कहा जाता है कि 7% लोग साक्षर केरल के मिलते हैं आपको। इसके बाद अगला है विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? विरल का मतलब कहीं कहीं जनसंख्या वाले क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि दोनों के दोनों एरिया हिमालय पर्वत की शिवालिक की पहाड़ियों में तराई में है। सिक्किम एक छोटा सा राज्य है लेकिन अरुणाचल प्रदेश के साथ थोड़ी सी आगे बढ़कर प्रदेश है, लेकिन इन प्रदेशों में बर्फ पड़ने के कारण या ज्यादा बारिश के कारण या फिर बर्फीले या पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है। इसके बाद अगला इसी का दूसरा पॉइंट है थार मरुस्थल और कच्छ। थार मरुस्थल की यदि हम बात करें राजस्थान की बात है, राजस्थान में नीली रेतीली भूमि है, वर्षा नहीं है, जो पानी के जल के साधन है, सिंचाई के साधन न होने के कारण वहां पर लोगों के आजीविका के साधन नहीं है, जिस वजह से वहां लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसी तरह कच्छ की बात करें तो वहां की भूमि है वो दलदली भूमि है सारी, यहाँ पर जंगली गधे जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उपयोगी न जीव जंतु रह सकते हैं और न ही मनुष्य यहाँ पर खेती करने के लायक, उद्योग धंधे करने के लायक है, इसलिए कच्छ के क्षेत्र में दलदली भूमि होने के कारण बहुत कम लोग रह पाते हैं।
अगला पॉइंट स्टूडेंट्स है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, इनमें भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हिममय क्षेत्र है, बर्फ गिरती रहती है, पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों पर पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण विरल जनसंख्या है। हिमाचल प्रदेश भी पर्वतीय क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्रों में इतने आमदनी के जरिए नहीं है, नहीं तो उद्योग धंधे हैं, नहीं हमारे हरियाणा फरीदाबाद की तरह वहाँ धंधे हैं, और उत्तराखंड का भी यही हाल है। तो इन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण, भूमि ऊंची नीची बड़खापन होने के कारण वो जनसंख्या विरल संख्या में पाई जाती है, विरल मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जीवन है वो बड़ा हार्ड जीवन होता है। तो यहाँ पर काम करने के बजाय लोग दूसरे प्रदेशों में जाना अधिक उत्तम समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने जनसंख्या के पाठ को आपको पढ़ाया, कोई ज्यादा टफ नहीं था। आप अपने विवेक से भी, यदि आपने चैप्टर को ध्यान से मनन से पढ़ लिया है तो आप अपने विवेक से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। और इन्हीं प्रश्नों के साथ आपके सामाजिक के 2 पाठ पूरे हो चुके हैं, इतिहास का भाग और भूगोल का भाग। और आने वाले दिनों में मैं आपको, जिसके 2 पाठ रहते हैं आपके, एक अर्थशास्त्र और दूसरा आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र, इनके भी वीडियोज भेजने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से अधिक सही ढंग से भेजा जाए। आप यदि कोई कमी रहती है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद।